धमतरी में कांग्रेस की बैठक में विवाद हुआ है। जी हां, मामले में उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी आपस में लड़ते थे, इसका खामियाजा 5 साल तक जनता ने भुगता है। कांग्रेस अब अप्रासंगिक हो गई है, समाप्ति की ओर है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धमतरी की बैठक में हंगामा किया था। मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आपस में बहस हो जाती है। घर की बात है, घर में रखें। भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, भाजपा इसलिए कांग्रेस का मुंह ताकती रहती है। 15 साल से हम लोग लाठी डंडा खाए हैं। मैं आप लोग का बात अलग से सुनूंगा। देखिए, जब सरकार थी इनकी तब भी आपस में लड़े लोग और उसका खामियाजा पूरे छत्तीसगढ़ ने भोगा है और अभी भी इनकी लड़ाई चल रही है। तो आज कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है, समाप्ति की ओर बढ़ रही है। कार्यकर्ताओं की हो सके आपस में छोटी मोटी बातों को लेकर ऐसी रहती है, लेकिन घर की बात है, घर में रखे, ये कोई बात नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बस कांग्रेस को मुंह ताकते रहती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से धमतरी में कांग्रेस की बैठक हुई और बड़ा विवाद हुआ, जहां पर कांग्रेसी नेताओं ने कांग्रेस के बड़े नेतृत्व पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 5 साल तक हमें पूछा नहीं गया, हम लाठी डंडे खाते रहे, उसके बाद भी हमें पूछा नहीं गया। अब इसी पर वार पलटवार शुरू हो चुका है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का भी बयान सामने आ गया है और पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी पलटवार कर दिया है। क्या कुछ जानकारी रोहित? महिमा, ये समझना पड़ेगा कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि ये इसलिए कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव बीता, उसके बाद लोकसभा चुनाव बीता, उसके बाद अब नगरीय निकाय का चुनाव है और ऐसे में कार्यकर्ता लगातार विरोध कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के सामने आवाज उठा रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने आवाज उठाई गई थी। तो ये समझा जा सकता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन कांग्रेस ये चाह रही है कि सब कुछ ठीक कर लिया जाए, कार्यकर्ताओं को मना लिया जाए और जो कार्यकर्ता नाखुश है उनको खुश किया जाए। इसके लिए रणनीति भी तैयार की जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था को लेकर है, 24 तारीख को घेराव करना है और इसी के तैयारी के संबंध में दीपक बैज धमतरी पहुंचे थे, तब एक कार्यकर्ता रूठ गया, अपनी बातें जो है वो प्रदेश अध्यक्ष के सामने कहने लगा। तो उसको लेकर अब राजनीति जो है वो दिखाई दे रही है और भाजपा लगातार इसको लेकर आक्रामक है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि कांग्रेस समाप्ति की ओर है, अप्रासंगिक हो चुकी है। वहीं पर जो दीपक बैज है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, वो ये कह रहे हैं कि ये घर की बात है। तो राजनीति चल रही है, लेकिन कांग्रेस के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कार्यकर्ता रूठे हुए हैं, मनाने की कवायद तेज है, लेकिन कब तक मानेंगे ये स्पष्ट नहीं नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए इसी बीच आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, जहां नगरीय क्षेत्रों में आवंटित शासकीय भूमि के संबंध में जारी परिपत्र निरस्त हो चुका है। जी हां, मामले में उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है। प्रदेश के कई जिलों से लगातार इस संबंध में शिकायतें आ रही थी। कई स्थानों पर नियमों के विपरीत आवंटन किया गया था, इसलिए पुराने परिपत्र और आदेशों को निरस्त किया गया है। कांग्रेस सरकार के समय किए भूमि आवंटन के परिपत्र निरस्त हो चुके हैं। मामले में पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया। रमन सरकार में भूमि आवंटन हुए, उसे भी क्या निरस्त करेंगे? रतनजोत के लिए हजारों एकड़ भूमि आवंटित कर दी गई थी। नया रायपुर में निजी होटल को सैकड़ों एकड़ जमीन दे दी गई। बीजेपी सरकार बताए क्या उसे भी निरस्त किया जाएगा? अगर सरकार की नीयत साफ है तो उसे भी निरस्त किया जाए। पूरे प्रदेश में इस विषय को लेकर नाराजगी थी और तरह तरह की बातें जनता के बीच से निकलकर आ रही थी। ऐसे में सरकार ने उन चारों परिपत्र को, चारों निर्देश को निरस्त करने का निर्णय लिया है और उन परिपत्रों के माध्यम से जिन्हें भूस्वामी अधिकार मिला है उसे राजस्व विभाग के पोर्टल में प्रदर्शित किया जाएगा और जिस किसी को उस पर कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, उसकी सुनवाई संभागीय आयुक्त करेंगे।
बिल्कुल, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नितेश गर्ग जुड़ चुके हैं। नितेश, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ नगरीय क्षेत्रों में आवंटित शासकीय भूमि के संबंध में जारी परिपत्र को निरस्त कर दिया गया है और अब इस पर सियासी वार पलटवार भी शुरू हो चुका है। नितेश, बिल्कुल सियासी वार पलटवार हो रहा है महिमा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शासकीय भूमि का हित सुनिश्चित हो, सियासत हो रही है। अरुण साव ने परिपत्र निरस्तीकरण की जानकारी के बारे में जानकारी दी। दीपक बैज कह रहे हैं जेट्रोफा रतनजोत की खेती में जो रमन सिंह के ज़माने में औद्योगिक कारखानों के लिए जो तमाम चीज़ों के लिए जो ज़मीन दी गई थी उसका क्या होगा। बहरहाल इन सब के बीच सबसे ज़रूरी यही है कि अगर गलत लोगों को शासकीय भूमि का आवंटन किया गया है तो निरस्त जरूर किया जाना चाहिए। भाटा गांव में भी कल एक ऐसा ही प्रकरण देखने को मिला जहां कई एकड़ों भूमि जो है चारागाह भूमि पर कब्जे को लेकर लोग प्रदर्शन के लिए बैठे। ऐसे कई वनों की भूमियां हैं, कई शहरों की भूमियां हैं। जब विधानसभा चुनाव के समय इलेक्शन कैंपेनिंग पर निकला था विस्तार न्यूज़, लोकसभा चुनाव के समय निकला था, तब भी ये मुद्दा बार बार सामने आ रहा था कि शासकीय भूमि पर कब्जा कर लिया गया, कई लोगों को शासकीय भूमि आवंटित कर दी गई, उसका प्रॉपर जो है नक्शा खसरा सब कुछ दे दिया गया है। तो अब ये जो परिपत्र निरस्तीकरण कर दिया गया है, शिकायतें मिलने पर वो जो है सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि अगर शिकायत मिलेगी तभी वो भूमि का जो है जो आवंटन है निरस्त किया जाएगा। अब देखना होगा कि जब ऑनलाइन जानकारी की जाती है तो कितने लोग इसमें शिकायत करते हैं और कितना निरस्तीकरण होता है और इसके क्या नियम विधान होते हैं। लेकिन सियासत भले ही हो रही है, लेकिन राज्य की शासकीय जमीन की अगर सुरक्षा का हित की बात है तो सभी नेताओं को साथ आने की भी जरूरत है। महिमा, बिल्कुल बिल्कुल नितेश, तो अब देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले पर क्या कुछ निकल के सामने आता है। फिलहाल तो सियासत जारी है। इस तमाम जानकारी के लिए नितेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए इसी बीच आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर, जो कि जशपुर से आ रही है, जहां स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जशपुर पहुंचे हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष किरण सिंहदेव भी जशपुर पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री जिला अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं, अस्पताल में भर्ती मरीजों से बातचीत कर रहे हैं, भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे। तो स्वास्थ्य मंत्री पहुंच चुके हैं जशपुर, आपको बता दें, जहां औचक निरीक्षण किया है उन्होंने जिला अस्पताल का, और अस्पताल में जो भी मरीज भर्ती हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं अस्पताल की सुविधाओं को लेकर। तो आपको बता दें इसके बाद भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी जशपुर पहुंचे हैं, उनके साथ ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर जशपुर के जिला अस्पताल पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। और इसी बीच बड़ी खबर क्यों रुख करते हैं, जहां आपको बता दें आधी रात को बदमाशों ने कई घरों पर पथराव किया है। जी हां, जमकर मचाया उत्पात। सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सिविल लाइन थाना के सरजू बगीचा का मामला बताया जा रहा है। 20 से 25 हथियारबंद बदमाश शामिल थे इसमें। कॉलोनी में हंगामा किया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की, दहशत में कॉलोनी की महिलाएं और बच्चे हैं। तो बिलासपुर की ये खबर है और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां आधी रात को उत्पाती हंगामा करते नजर आ रहे हैं। पथराव किया है उन्होंने कई घरों पर, जमकर उत्पात मचाया है और सारी घटना जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बाइक पे जो बदमाश है वो यहाँ पर आए और उत्पात मचाया है उन्होंने। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे कि बदमाश बेखौफ होते नजर आ रहे हैं शहर में, लगातार कॉलोनियों में घुस रहे हैं, घरों में पथराव कर रहे हैं, आखिर प्रशासन कब जागेगा? जी बिल्कुल, जो है ये कहीं ना कहीं सिविल लाइन थाना के थाना प्रभारी प्रदीप आर्य और जो है बिलासपुर की जो पुलिस और कानून व्यवस्था है उस पर एक बात जरूर सवाल खड़े करता है। क्योंकि जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं 250 से 300 लोग जो हैं, लगभग कोई बाइक सवार है, कोई पैदल आया है, हाथों में हथियार है, और जिस तरह से उन्होंने मोहल्ले में रात भर उत्पात मचाया, उससे कहीं ना कहीं सरजू बगीचा के जो लोग हैं वो डरे हुए हैं। और मामले में सिर्फ जो है पुलिस जो विभाग है या जो थाना प्रभारी है वो जांच की बात कह रहे हैं, जबकि सीसीटीवी फुटेज है, उन्हें पूरे एविडेंस दिए हैं मोहल्ले वालों ने एकत्रित करके कि इनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। लेकिन फिलहाल तक कार्रवाई तो कुछ भी नहीं हुई है और लोग जो है अब एसपी और बड़े अधिकारियों तक जाने के प्लान बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आशीष, अब देखना होगा कि आखिर लोग कब तक बड़े कर्मचारी और अधिकारियों तक पहुंचते हैं और उस पर क्या कुछ कार्रवाई प्रशासन की ओर से की जाती है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और इसी बीच राजधानी रायपुर की ओर रुख करते जहां से बड़ी खबर है, बता दें अनियमित कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। नवा रायपुर के तूता धरना स्थल में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में अनियमित कर्मचारी तूता धरना स्थल पहुंचे हैं। तो बता दें अनियमित कर्मचारी ध्यान आकर्षण रैली में भी यहाँ निकालेंगे। नियमितीकरण के लिए ये रैली निकाली जाएगी। बता दें कर्मचारियों की बहाली, अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन करने, आउटसोर्सिंग ठेका सिस्टम को बंद करने की भी मांग करेंगे। और ऐसे ही 10 सूत्रीय मांग है जिसे लेकर उनका धरना जो है वो शुरू हो चुका है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, एक और तो निकाय चुनाव आने वाले, पंचायत चुनाव आने वाले और दूसरी ओर अनियमित कर्मचारी अब धरना प्रदर्शन पर बैठ चुके हैं। क्या क्या मांगे हैं उनकी रोहित? बिल्कुल, देखिए कई विभागों के ये अनियमित कर्मचारी है और इनके हाथ पे कई जिलों के बागडोर जो है वो होती है। और ये तस्वीर देख सकते हैं कि प्रदेश भर से तमाम अनियमित कर्मचारी पहुंचे हैं और आज प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं भी आपको दिखाई देंगी। इसके अलावा पुरुष कर्मचारी भी यहाँ पर शामिल है। प्रदेश अध्यक्ष जी उनसे भी बातचीत करते हैं। किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, क्या मांगे? देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश के शासकीय विभागों में कार्यरत अनियमित कर्मचारी अपनी नियमितीकरण सहित विभिन्न मांगों को लेकर निरंतर संघर्षरत रहा है। इस क्रम में आज हमने क्या है ध्यानाकर्षण रखा है। इस रैली के माध्यम से प्रदेश के शासकीय कार्यालय में कार्यरत अनियमित कर्मचारियों की नियमितीकरण, स्थायीकरण, निकाले गए कर्मचारियों की बहाली, जो न्यून वेतन पाने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देने, अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन करने और आउटसोर्सिंग ठेका सेवा प्रदाता एवं स्व सहायता समूह या समिति के माध्यम से रखे गए कर्मचारियों को सीधे विभाग से रखकर एक नियत समय पर नियमित करने के बाद विषय को लेकर के आज हम यहाँ पर ध्यानाकर्षण सभा और रैली कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि इसके पूर्व हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात करके अपनी बात रखी, लेकिन हमारी बातों पर सरकार गंभीरतापूर्वक विचार नहीं कर रही है, जिससे व्यथित होकर के आज हम यहाँ पर ध्यानाकर्षण रैली कर रहे हैं। इस सभा और रैली के माध्यम से हम अपनी बातों को शासन प्रशासन समक्ष मजबूती से रखना चाहते हैं। मजबूती से रखना चाहते हैं। मांगे पुरानी है, पिछली सरकार भी थी तब भी आप लोग इसी मांग को लेकर प्रदर्शन करते थे। अब नई सरकार भी आ गई है, उम्मीद है कि कुछ निर्णय हो पाएगा? जी, अब नया सरकार, भाजपा सरकार से तो उम्मीद लगाए बैठे हैं और सरकार ने भी हम लोगों को आश्वासन दिया है कि हमारी सरकार में आप लोगों का मांग पूरा किया जाएगा। इसी कारण से हम लोग इस संबंध में और पहले से हम लोग सरकार को सूचना दिए थे, मगर सरकार ने हमारा सुध नहीं लिया। तब जाके हम लोग फिर सरकार को ध्यानाकर्षण करने के लिए यहाँ पे तूता में रैली लगाए हैं और नियमितीकरण सबसे पहले आप लोगों ने लिखा है अपने मांग पत्र पे। नियमितीकरण क्यों इतना ज़रूरी है और किस तरह की दिक्कतें आती हैं नियमितीकरण नहीं होने से? सर, हम लोग जहाँ सभी कैडर अपने फील्ड स्तर पे इतना दूर से 200-250 किलोमीटर दूर से जाके पीआरपी लोग रहते हैं, काम करते हैं और बाकी कैडर भी अपने गांव फील्ड स्तर पे काम करते हैं, लेकिन उनका मानदेय बहुत कम है। तो नियमितीकरण इसके लिए बहुत ज़रूरी है सर। और मैं बिहार संयुक्त कैडर संघ से कल्याण कर्मचारी संघ से चंद्रिका वैष्णव। बिल्कुल, देखिए तैयारी पूरी है, प्रदर्शन भी किया जा रहा है, ध्यान आकर्षण रैली भी निकाली जाएगी और थोड़ी देर बाद ये तमाम कर्मचारी शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल तमाम लोग तूता धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और अपनी आवाज़ शासन तक पहुंचाने का काम जो है वो कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, तो जिस तरह से अनियमित कर्मचारी अब अपनी मांगों को लेकर ध्यान आकर्षण रैली निकाल रहे हैं, अब देखना होगा कि आखिर इनकी मांगें कब तक पूरी होती है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा के बाद लापरवाह अधिकारियों पर सरकार ने कार्रवाई की है। विभाग के 6 कार्यपालन अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही 4 जिलों के कार्यपालन अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वहीं विस्तार न्यूज ने भी आरंग के मालीडी गांव में जल जीवन मिशन में ठेकेदार की लापरवाही को लेकर खबर दिखाई थी। इस मामले में उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि जहां भी गड़बड़ियां पाई जाएंगी उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। न केवल केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अपितु आम लोगों के लिए ये अति महत्वाकांक्षी योजना है और इस महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन में जो भी लापरवाही करेगा, जो भी इसमें गड़बड़ी करेंगे, उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। अभी 6 निलंबित किया है, 4 को कारण बताओ नोटिस दिया है।
बिल्कुल, इसी बीच बड़ी खबर क्यों रुख करते हैं जो कि छत्तीसगढ़ से आ रही है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश के 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट तो 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, दुर्ग, बालोद के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो अब बारिश के लिए छत्तीसगढ़ में भी ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनमोल, आपसे जानना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ में अभी तक कम बारिश हुई है और ऐसे में अब मौसम विभाग अलर्ट है। छत्तीसगढ़ के किन किन जिलों में येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और कब तक अच्छी बारिश होगी? अनमोल। बिल्कुल महिमा, देखिए एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कम बारिश हुई है तो अब देखिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है अगले 3 दिनों के लिए। मतलब 21 जुलाई, 22 जुलाई और 23 जुलाई, ये 3 ऐसे दिन होंगे जब हैवी रेनफॉल देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में। 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया, वहीं 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट। रायपुर, दुर्ग, बालोद, धमतरी, गरियाबंद, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, इन जिलों में देखिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो आप समझा जा सकता है कि आने वाले जो अगले 3 दिन है यहाँ हैवी रेनफॉल देखने को मिलेंगे और छत्तीसगढ़ के तमाम वो इलाके जहाँ पर अभी बारिश नहीं हुई है, चाहे हम की बात करें, चाहे हम बिलासपुर की बात करें, रायपुर में, यहाँ भी काफी बारिश देखने को भी मिलेगी। देखिए कई जगह तो पुल ढहने की भी खबरें आ रही हैं कई इलाकों को। तो अब देखिए छत्तीसगढ़ में मौसम करवट लेने वाला है और तापमान में भी गिरावट दर्ज होगा, जिससे लोगों को गर्मी से भी राहत मिलेगी और बारिश जो है अब प्रतिदिन देखिए बढ़ती जाएगी क्योंकि अभी तक बहुत कम बारिश हुई है छत्तीसगढ़ में, लेकिन अब जो है हैवी रेनफॉल का जो समय है वो आ गया है छत्तीसगढ़ में। महिमा, बिल्कुल बिल्कुल अनमोल, तो मौसम करवट लेने वाला है और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल। तो देख सकते हैं आप, छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। यहाँ पर कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है बारिश को लेकर। तो अब मौसम करवट बदल देगा छत्तीसगढ़ में और अब भारी बारिश की संभावना है छत्तीसगढ़ में। और इसी बीच बड़ी खबर क्यों रुक करते जो कि सुकमा से आ रही है। आपको बता दें, तूफान की वजह से लगातार बारिश हो रही है। गोदावरी और शबरी नदी के जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है। मुख्य राजमार्ग बंद हो गया है, पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। एर्राबोर पुल और बिरला पुल के ऊपर पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। नेशनल हाईवे 30 पर जाम लग गया है। महाराष्ट्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश। शबरी नदी किनारे बसे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गोदावरी नदी 40 से 42 फीट तक पहुंच सकती है। आपको बता दें, वहीं शबरी नदी भी 14 मीटर तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। और आगे बढ़ते आपको बता दें, खेतों में लगे फसल की चिंता अब किसानों को कितनी है, ये तस्वीर बयां कर रही है। सोड़ू नदी के ढोबनडी घाट में शुक्रवार को फिर से एक ट्रैक्टर फंस गया। जी आपको बता दें, भूतबेड़ा निवासी नूतन मरकाम को अपने खेत पर जाने नदी पार करना पड़ता है, जहां नदी में ट्रैक्टर फंस गया, जिसे 3 घंटे की भारी मशक्कत के बाद निकाला गया। 3 दिन पहले नदी पार करते हुए आपको बता दें, मक्के की खेती से लौट रहे केवल सिंह की ट्रैक्टर ट्रॉली समेत इसी घाट पर ड्राइवर भी फंस गया था। 3 साल पहले भी आपको बता दें, पुलिया टूटने के बाद ग्रामीण इस घाट पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण की मांग लगातार कर रहे हैं। इधर इलाके में लगातार बारिश होने से नदी नाले उफान पर है, लेकिन ध्यान देने वाला इस पर कोई नहीं है। और इधर मोहला मानपुर में मूसलाधार बारिश से दल्ली रजहरा और गढ़चिलौली महाराष्ट्र सीमा पर करोड़ों रुपए के लागत से निर्माणाधीन नेशनल हाईवे की सड़क और पुल बह गया है। बता दें, निर्माण के संबंधित ठेकेदार राधेश्याम अग्रवाल के द्वारा लापरवाही बरती गई। घटना के बाद मामले में मानपुर एसडीएम अमित नाग योगी ने कहा कि ठेकेदार पर कार्रवाई की जाएगी। इस हादसे में मानपुर मुख्यालय के खड़गवा तहसील तथा भर्री टोला सेक्टर के लगभग 70 गांव में निवासरत 50,000 की सघन आबादी मानपुर मुख्यालय से कटते हुए टापू में तब्दील हो गई है। वहीं राजनांदगांव मानपुर होकर हैदराबाद, तेलंगाना, महाराष्ट्र से दिल्ली, रजहरा, बलौदा,
जिला होते हुए चलने वाले यात्री ट्रक मालगाड़ियों का संपर्क इस नेशनल हाईवे से टूट गया है। और इधर रायगढ़ के धर्मजयगढ़ थाना क्षेत्र में चचेरे भाइयों ने डंडे से पीटकर हत्या कर दी है। हत्या के बाद शव को घर से आपको बता दें 15 किलोमीटर दूर मार नदी में फेंक दिया। जमीनी विवाद के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। अब बताया जा रहा है कि मृतक बलराम राठिया धर्मजयगढ़ के सिसरिंगा के पोलाई 8 का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोपी के चचेरे भाई कार्तिक राठिया और दशरथ राठिया ने बलराम की डंडे से पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। बता दें, पुलिस ने बताया कि मृतक आरोपी मृतक के घर में हत्या कर मोटरसाइकिल में बांधकर दूर फेंकने जा ही रहे थे। तब वो सफल नहीं हुए तो ट्रैक्टर के नागर में बांधकर ले गए और नदी में फेंक दिया। एक भाई ने मारपीट के दौरान आरोपियों को देख लिया और उसने थाने में इस बात की सूचना दे दी। हो रही थी, इस दौरान जो है दशरथ वहां पर पहुंचा और देखा कि उसके छोटे भाई कार्तिक के साथ विवाद हो रहा था, लड़ाई हो रही थी। इस बात को लेकर के उन्होंने डंडे से मृतक जो बलराम है उसके ऊपर वार कर दिया। ताबड़तोड़ वार करने से बलराम की मृत्यु वहीं पर तत्कालिक हो गई थी और मृत्यु होने के पश्चात जो दशरथ है उन्होंने उसको अपने बाइक में बांधकर घसीटते हुए ले जा रहे थे। कुछ दूर तक ले जाने का प्रयास किया परंतु नहीं ले जा पाने में असफलता मिली जो है। उसके बाद उसको अपने ट्रैक्टर ला करके ट्रैक्टर के जो पीछे जो नागर रहता है उसमें उसको बोरे से बांध करके सील करके उसके ऊपर में डाल दिया था। तत्पश्चात इसको ले जाकर के 15 किलोमीटर जो दूर जो गांव है खम्हार करके वहां पर एक पुल पड़ता है, उस पुल के ऊपर रेलिंग है, वहां से उन्होंने उसको मार नदी में फेंक दिया था। और इधर सरकार और अधिकारी विकास के लाख दावे कर ले, लेकिन ग्रामीण इलाकों के विकास कुछ और ही हकीकत कह रहे हैं। बता दें, आज़ादी के 76 साल के बाद भी गांव की ये तस्वीरें देखने को मिल रही है, जहां ग्रामीण को आज तक पुल नसीब नहीं हुआ। बरसात के दिनों में आने जाने में परेशानी का इन्हें सामना करना पड़ता है। वादे तो खूब हुए लेकिन पूरा करने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। मामला बलरामपुर के रामचंद्रपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत लोधा के महराजीन दामरपारा का बताया जा रहा है, जहां पर मुख्य मार्ग के बीच 2 नाले पर पुल पुलिया नहीं बनाई गई है, जिसकी वजह से बारिश के मौसम में यहाँ के करीब 500 लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ बरसात के दिनों में कोई अचानक बीमार पड़ जाए तो फिर किस तरह से मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो एम्बुलेंस किस तरह घर तक पहुँचेगी, मरीज को किस तरह खाट में लिटाकर मुख्य मार्ग तक पहुँचाया जाता है, ये भी देखिए। यहाँ के स्कूली बच्चों को भी इस मुसीबत से रोजाना गुजरना पड़ता है। आप देख ही सकते हैं कि बरसात के दिन में इतना बड़ा नदी है और इसमें किसान लोगों को आने जाने में अपना खाद बीज के लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। 30 पारा वासियों को हॉस्पिटल ले जाने के लिए 4, 5, 6 किलोमीटर दूर पड़ जाता है। यहाँ पे राशन हम लोग का मिलता है वो ग्राम पंचायत मतलब लोधा में, तो हम लोग का यहाँ पे मार्केट लगता है सोमवार को, तो यहाँ से हम लोग का 4 किलोमीटर पड़ता है, जो कि नाला के उस पार ही है। मेन रोड है, हाई स्कूल मेन रोड वहाँ पे, तो वहाँ पे आने जाने के लिए बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है और साथ ही साथ किसान लोग को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि हम लोग को खाद बीज के लिए उधर ही से जाना पड़ता है। और इधर जगरगुंडा इलाके में पुलिस जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जहां आपको बता दें सर्चिंग पर निकले जवानों से नक्सलियों की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की खबर भी है। मौके पर जवानों की जो सर्चिंग है वो लगातार जारी है। एसपी किरण चौहान ने मुठभेड़ की पुष्टि कर चुकी है, तो आपको बता दें कि मुठभेड़ की पुष्टि हो चुकी है। जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, सर्चिंग लगातार जारी है। और इसी बीच राजधानी रायपुर की ओर रुख करते जहां से बड़ी खबर है, आपको बता दें खाद्य विभाग ने की छापेमार कार्रवाई। तो बड़ी खबर है, खाद्य विभाग ने छापेमार कार्रवाई की है। खाने के सामान का गुणवत्ता जांचने की यह कार्रवाई हुई है। मैग्नेटो मॉल स्थित KFC पर यह कार्रवाई हुई है। 100 लीटर फ्राइंग ऑयल जब्त किया गया है। यहाँ पर सिटी सेंटर मॉल स्थित पिज्जा हट में भी एक्शन लिया गया है। वेज और नॉनवेज के लिए अलग फ्रीजर नहीं पाया गया है। मोमोज अड्डा में भी एक्सपायरी सूजी पाई गई है। तो बड़ी खबर है, खाद्य विभाग अब लगातार छापेमार कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नितेश गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेश, आपसे जानना चाहेंगे कि खाद्य विभाग ने बड़ी छापेमार कार्रवाई की है और बड़े बड़े ब्रांड्स में छापेमार कार्रवाई की गई है, जैसे KFC, पिज्जा हट, क्या कुछ पाया गया है नितेश यहाँ पर? मल्टीनेशनल कंपनीज, जब इस शब्द की चीज़ आई 1991 के करीब, जब बात की गई थी LPG की लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तब क्या कॉन्सेप्ट था कि विदेशी कंपनी आएंगी, गुणवत्तापूर्ण खाना मिलेगा, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन मैं जहां खड़ा हूं मैग्नेटो मॉल का KFC, देख लीजिए अभी भी यहाँ के जो तमाम लोग हैं उन्हें पता नहीं होगा, लेकिन विस्तार न्यूज़ जिस तमाम जानकारी को बताएगा उनकी बात रखेगा। यहाँ कल छापामार कार्रवाई हुई है और हैरान कर देने वाली चीज़ें आई हैं। हम हमेशा हाय 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 जो लोकल फूड्स होते हैं उन लोगों के नाम पर करते हैं, लेकिन इन बड़े बड़े जो कंपनीज हैं, मैंने यहाँ के प्रबंधन को भी साफ तौर पर सूचित किया कि मैं जब तक आपका पक्ष नहीं लूँगा तब तक कोई चीज़ नहीं कहूँगा, आप सामने आइए। वो नहीं आए, इसलिए हम पूरी जानकारी साझा कर रहे हैं। खाद्य पदार्थों को तलने में उपयोग किए जाने वाला फ्राइंग ऑयल, चिकन सबसे ज़्यादा परोसी जाती है, जिसमें TPM 30% से अधिक पाया गया है, जो कि FSSAI के नियमों की सरेराह उल्लंघन है। धज्जी उड़ा दी गई 25% का है। महिमा, दूसरी चीज ध्यान दीजिएगा, वेज नॉन वेज खाद्य पदार्थ जो बेचा जाता है उसके लिए डिवाइडेशन काउंटर नहीं है, रेफ्रिजरेशन जो है वो एक ही है। तो जो वेज वाले भ्रामक रूप से यहाँ पर आ जाते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है कि आप अगर यहाँ आएंगे तो आप वेज नॉन वेज जो आपकी हाइजीन है वो मेंटेन बिल्कुल भी नहीं होगी। बहुत बड़ी कार्रवाई खाद्य विभाग ने की है। 100 लीटर से अधिक इनका फ्राइंग जो ऑयल है उसे जब्त किया है। अंदर तस्वीरें दुर्गेश भैया दिखाइएगा कि किस तरह से लोग हैं और अभी भी ये खाना खा रहे हैं, अभी भी ये जो है तमाम चीज़ें अपनी कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि किस तरह का इनके हेल्थ के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। जो तमाम चीजें हैं विस्तार न्यूज़ जनता जनार्दन तक सब कुछ A to Z पहुंचा रहा है। हम यहाँ के प्रबंधन मैनेजर से भी हमने सब बिल्कुल जिस तरह से खाद्य विभाग छापेमार कार्रवाई करता नजर आया और KFC जैसे बड़े ब्रांड्स में फ्राइंग ऑयल में गड़बड़ी पाई गई और साथ ही वेज नॉन वेज का जो खाने हैं वो भी साथ में बनाया जा रहा है, फ्रीजर भी एक ही है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नितेश।